अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा कि द इंक्लूसिव एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारे टॉक शो का नाम है डाइवर्स होराइजन, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पे एजुकेट करने की और अवेयरनेस की ज़रूरत हो। मेरे साथ मेरी को होस्ट होंगी मैविश बतूल, जो कि मेरी क्लास फेलो भी हैं, मेरी कॉलीग भी रही हैं। हमारी बहुत अच्छी प्रोफेशनल केमिस्ट्री है। मैविश इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ कम्युनिकेशन एंड मीडिया प्रोफेशनल, और ये मेरे साथ डाइवर्स होराइजन में हमेशा को होस्ट होंगी। पाकिस्तान को अगस्त में बने हुए 75 साल हो जाएंगे, तो हमने सोचा कि हम अपने पहले प्रोग्राम को इसी मुनासबत से कंडक्ट करते हैं। और हमारे आज का टॉपिक है कि क्या पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी माशरे ने औरत को 75 सालों में हकीकी आज़ादी दी है या नहीं। देखने में आया है कि पाकिस्तान में हर शोबे में औरतें काम कर रही हैं। ख़वातीन जजेस भी हैं, जर्नलिस्ट्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, सीईओज भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, मीडिया में भी काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर इक्वालिटी पर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर बदतरीन मुल्क करार पाया है। इस रिपोर्ट में जिन 4 की डायमेंशंस को मद्देनज़र रखा गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो की डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस साल मई के महीने में तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान दुनिया का डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से छठा बदतरीन मुल्क जो है वो करार पाया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 जायद से ज़्यादा जबरी शादियाँ होती हैं। इन शादियों में मुज़ालिमीन की जानिब से मुतासिरीन को ट्रैप करने के लिए धोखे की शादियाँ भी की जाती हैं, और इनमें मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो या बच्चियाँ हैं वो नाबालिग होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली रियासती इदारों की इसमें मुदाखलत ना होने के बराबर है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल गैरत के नाम पे 470 कत्ल होते हैं। पाकिस्तान के आइन की मुख्तलिफ शिकें औरतों को बराबरी गारंटी करती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल अंडर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 25 की शिक नंबर 2 मजीद ये कहती है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन। जबकि पाकिस्तान का आइन औरत को एक बराबर शहरी मानता है और उसको एक बराबर शहरी का दर्जा देता है, तो फिर जेंडर बायसेस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पोस्ट मैरिजेस और ऑनर किलिंग जैसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। आपने बहुत अच्छे इश्यूज पे अभी रोशनी डाली कि पाकिस्तान में 75 साल गुजरने के बावजूद औरत आज़ाद नहीं है और उसकी क्या वजूहत है। खासतौर पे आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, तो मैं भी जब वो रिपोर्ट देख रही थी तो मुझे देखकर इस बात पे काफ़ी हैरानगी हुई कि सेकंड लास्ट कंट्री सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है हमारी सिचुएशन अभी, और इवन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश जो हमारे बाद बनी है वो भी अभी 71 नंबर पे उनकी रैंकिंग आई थी उस रिपोर्ट में। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि गलत है। कुछ वजूहात इसकी कि क्या चीज़ें पाकिस्तान में अभी जो औरतों के साथ इस्तेसाल हो रहा है इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, और जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं हम सही मानों में वो औरतों को क्यों नहीं मिली, इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है मेरी नज़र में वो है लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स जो तालीम है उसको एक मर्दों का हक समझा गया और औरतों को तालीम में बहुत पीछे रखा गया। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखें तो पता चलेगा कि खवातीन को तो प्राइमरी लेवल पे ही उठा दिया जाता है, बच्चों को अपने लोग उठा देते हैं तालीम हासिल करने से, और फिर वो लड़कों की तालीम जो है वो आगे जारी रखते हैं। जाहिर है वक्त के साथ साथ काफ़ी हद तक चेंजेस भी आई हैं इसमें, लेकिन समहाउ और अदर जो एक एजुकेशन का लेवल होता है, जब आपके माशरे में मर्द और खवातीन
برابر سے پڑھیں گے اور ان کو ایک جیسی فیسلٹیز ملیں گی, ایک جیسی تعلیم ملے گی, سو الٹیمیٹلی ان کا معاشرے میں ایک جیسا لیول بھی ہوگا, ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, جو ہم اسی لیول پہ ختم کر دیتے ہیں جب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی باری آتی ہے. سو لیک آف ایجوکیشن از اے ہیوج ایشو. دین ایٹ دا سیم ٹائم اویئرنیس کی بھی کمی ہے, ہمیں آگاہی کی بھی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ یا ہمارے جیسے اور کافی لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں اور عورتوں اور مردوں کے حقوق کو برابر سمجھتے ہیں, اور وہ بالکل اس چیز میں دو رائے نہیں رکھتے کہ چاہے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, عورتوں کو آزادی کا حق ہے, آزادی اظہار رائے کا حق ہے, موبلٹی کی آزادی کا حق ہے, ہر قسم کی آزادی کا حق ہے, تعلیم کی آزادی کا حق ہے. لیکن اس کے معاملے میں اسٹیٹ رولز بھی بنا رہی ہے, لیجسلیشن بھی پاس ہو رہی ہے, لوگوں تک وہ آگاہی نہیں پہنچ رہی. وہ حقوق کیا ہیں جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیے ہیں, وہ حقوق کیا ہیں کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن کو آگے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ لاز میں, ڈفرینٹ بلز میں, ڈفرینٹ آرڈیننسز میں, تو وہ حقوق عورتوں تک کس طرح پہنچیں گے؟ اگر کہیں پہ ان حقوق کا استحصال ہو رہا ہے, ان کو دبایا جا رہا ہے, عورتوں کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے, تو اس نے کہاں پہ جا کے اس کو رپورٹ کرنا ہے, کون سے ادارے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے. موسٹ آف دا پاپولیشن آف پاکستان ڈز ناٹ نو اباؤٹ دیز تھنگس. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ کیوں اب تک ہم اس لحاظ سے آزاد نہیں رہ سکے جہاں تک خواتین کی آزادی کی باری ہے. تیسرا بڑا ریزن جو مجھے لگتا ہے اور جو ریسرچز نے بھی پروو کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہے تو ایک ترقی پذیر ملک, بلکہ پاورٹی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں ہے, اور اسپیسیفکلی ان علاقوں میں جہاں پہ زیادہ پاورٹی ہے ادھر ہم اتنی ہی زیادہ جو ہے عورتوں کے ساتھ کرائم ریٹ دیکھتے ہیں, اتنے ہی زیادہ جو ہے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہمیں نظر آتی ہے. تیسری جو بہت بڑی وجہ ہے اس کی وہ ہے غربت. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو علاقے اور جو لوگ خاص طور پر ان علاقوں میں رہنے والے جو غربت کا شکار ہیں, یہاں جہاں پاورٹی ریٹ زیادہ ہے, انہی علاقوں میں جو ہے وہ کرائم بھی ہمیں زیادہ نظر آتا ہے اگینسٹ ویمن اور اگینسٹ ڈفرینٹ جینڈرز. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو چلتا آ رہا ہے, اور فیوچر میں بھی ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو کافی زیادہ اکنامک کرائسس کا شکار ہے ابھی ہم. تو جب تک وہاں پہ سچویشن بہتر نہیں ہوتی, سب کو اگین ایک ایسے مقام پہ نہیں لایا جاتا, ایک ایسے لیول پہ نہیں لایا جاتا جہاں پہ عورتوں اور مردوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملیں, تعلیم حاصل کرنے کے اور اس کے بعد جاب بھی کرنے کے. اور صرف جاب یہ نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں اگر وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے تو آپ بھیج سکتے ہو, لیکن آپ ان کو اور باقی جو وائٹ کالر جابس ہیں ان کے لیے آپ ان کو نہیں آپ آمادہ ہو کہ وہاں پہ آپ کے گھر کی خواتین کام کریں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاورٹی کا, جو کہ ظاہر ہے ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے, اور جب پالیسیز بنائی جائیں تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ کس طرح عورتوں کا جو ہے وہ ایک معاشی استحصال بھی ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اوور آل ان کی ہر چیز میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم فریڈم کو کٹ کر رہے ہیں یا فریڈم کو, ان کی آزادی کو چھین رہے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ پاورٹی اور لیک آف ایجوکیشن سے جو اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے وہ ہے مسوجنی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پیٹریارکل معاشرے میں رہتے ہیں, اور ایک ان بلٹ مسوجنی ہمارے اندر ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہے اوور دا ایئرس, نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی. کیونکہ جو عورت جو ہے وہ بچپن سے ہی اس کی محرومیاں رہیں گی, نہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے, نہ اس کو جو ہے وہ اچھی جگہ پہ کام کرنے کے مواقع ملیں گے, نہ اس کو آگاہی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو صحیح مان کے چلے گی کہ جو مرد کہہ رہا ہے وہی میرے لیے ٹھیک ہے, اگر وہ میرے حقوق کا پامالی کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, میں اسی طرح گزارا کر لوں, اگر میرے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو بھی میں کسی طرح گزارا کر لوں. سو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس میں امپورٹنس جو ہے وہ رکھا. جی محوش, آپ نے بہت اچھی طرح ان ایشوز پہ جو ہے وہ ہمیں انلائٹن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایکسپرٹس اوپینین بھی لیں گے, اور ہم ایک رپورٹ بھی دکھائیں گے جو ہم نے ناسرا جاوید کے ساتھ بنائی ہے. ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی جج بھی رہ چکی ہیں, اور ہمیشہ خواتین کے حقوق پہ
جہاں ان کو موقع ملتا ہے بات کرتی ہیں. تو اب ہم وہ رپورٹ دیکھتے ہیں کیونکہ اس رپورٹ میں وہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں گے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور لا کیا کہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں 47 سے لے کے آج تک 75 سال گزرے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو بہتری ضرور ہوئی ہے خواتین کے حالات. پہلے تو یہ ہے کہ بہت سارے شعبے ایسے تھے جس میں خواتین کو ضرورت تھی ان سے داخلہ ہے، انجینئرنگ میں نہیں لے سکتی، لا میں شروع میں خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. بس زیادہ سے زیادہ وہ یا تو ڈاکٹری کر سکتی تھی یا کر سکتی تھی ٹیچر ٹریڈ، اور اس میں بھی ان کے لیے کوٹا مقرر تھا 10%. لیکن خواتین زیادہ محنت کرتی تھی، ہم محنت کریں گے تو صلاح ملے گا، تو وہ آگے نکل جاتی تھی اور ان کے 10% سے زیادہ ان کے استحقاق کا نمبر جو ان کے زیادہ ہوتے تھے. انہوں نے پھر سول عدالت میں کیا، پھر ہائی کورٹ میں کیا، پھر سپریم کورٹ میں کیا. تو یہ شیرین منیر اینڈ ادرس کا بڑا فیمس کیس ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ جو 10% کی تعداد شماریات میں رکھا ہے کہ اس سیٹ پہ عورتوں کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے کہ عورتیں دہلیز پار کر لیں کسی بھی شعبے میں اپنا. لیکن اگر ان کے نمبر زیادہ ہیں تو اگر 60% بھی آتے تو 60% نشستیں خواتین کو ہی ملے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ تمام شعبوں میں خواتین کے لیے انہوں نے کہا جی ایکول اپرچونیٹی. تو یہ تو تعلیم کے تھی، انجینئرنگ کالج، لا کالج اور آرمی ٹریننگ کالجز میں سب میں اجازت سی پاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب خواتین نے کوئی کام شروع کی پھر ان کو تنخواہیں کم ملتی تھیں مردوں سے، تو اس پہ پھر عدالتوں میں گئے تو انہوں نے یہ حکم صادر کیا سپریم کورٹ نے کہ جو تنخواہ جس ادارے میں جس پوسٹ کے لیے ہے اگر اس پہ خاتون ہو یا مرد ہو تنخواہ وہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کتابیں اگر بچوں کی آپ کے پاس ہیں استعمال شدہ بھی تو وہ بھی انہیں دے دیں. اور یہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر بھی رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعی اسکول وغیرہ سرکار نے اہتمام کیا ہوا، وہاں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، کسی جگہ وہاں شادی گھر بنائے ہوئے ہیں، اور جو اسکول کی ٹیچروں کی تنخواہیں ہیں وہ کھا جاتے ہیں وہاں کے جب ان کی زمین ہی ہے اور ٹیچریں ہیں ہی نہیں. تو اصلیت میں وہاں یہ سب اسکول کی اور تعلیم کی سہولت ہے. تو یہ تو ہمیں پہلے ضروری ہے کہ ہم ہر جگہ تعلیم تربیت کی سہولت برابر دیں، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بجائے ان کو گھر کے کام کے لیے روک لیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر لڑکا بیمار ہوگا نا تو فوراً ماں اس کو لے کے پہنچ جائے گی، چاہے کویک ڈاکٹر کے پاس جائے یا اصلی کے پاس یا طبیب کے پاس اس کے علاج کے لیے چلے. لڑکی کو کچھ ہو بھی جائے گا آپ پہ ٹھیک ہو جائے گی، کی ہو اس کی پرواہ نہیں. تو یہ جو ہم نے گھر میں اس کے ساتھ اعزاز کم تری یا اس کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے. اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ 75 سال میں ترقی کافی کی ہے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن ابھی بہت ہمیں فاصلہ طے کر یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو برابری ملے گی. اور یہ جیسے ہے کہ اگر انہوں نے جانا ہے کام پہ یہ تو سواری کا انتظام ہو، کیونکہ بس اسٹاپ پہ اور ان جگہوں پہ بھی ان کے ساتھ بہت ہوتی ہے ہراسمنٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے طے کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو صحت دینی ہے، پھر ان کو کوئی ہنر سکھانا ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دیکھیں، مرغی بانی سیکھ لیں، پھر قالین بافی سیکھ لیں، سبزی اگانا سیکھ لیں. آپ کو پتہ کھیتوں کھلیانوں میں عورتیں تو برابر کا کام کرتی ہیں، لیکن جب اجرت دینے کی باری ہوتی ہے یا اس فصل میں سے جو کمائی ہوتی ہے تو جو گھر کے مرد ہیں نا وہ سنبھال لیتے ہیں اور عورتوں کے حوالے کچھ نہیں آتا. تو میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ دلیر ہونا ضروری ہے، محنت تو کرتی ہے. اس کے علاوہ جب وہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے ہنر ضرور سیکھیں. تو گھر میں ان کی جو رائے ہے کیونکہ آمدن ہوتی ہے وہ فیصلہ سازی میں ان کی رائے قائم ہے. جب ان کی رائے قائم ہوتی ہے ساتھ تو گھر کا معیار زندگی ایک تو آمدن بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور فیصلے جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو یقیناً بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے
مثبत फैसले होते हैं। अब ये तो देखें खुदा खुदा करके किसी टूटा कि अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज खातून है। बेनज़ीर पहली हमारी औरत वज़ीर आज़म बनी थी, उसके दौर में उसी की वजह से 5 खातून जजें पहली दफ़ा हमारे हाई कोर्ट में आई, नहीं तो कोई औरत होती ही नहीं। तो इससे ये तो हम देखते हैं कि औरतों की उजरत में भी बेहतरी हुई है, उनका काम जो है उसमें सहूलत हुई है, उनको तालीम की सहूलत हुई है, सेहत की सहूलत हुई है। और अब ये जो है क्योंकि औरतें जो हैं वो जज बन सकती हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और फैमिली कोर्ट्स में तो जब बना था ना 1962 में, ये कानून 64 में 1964 में, तो ये उसमें कानून का हिस्सा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक औरत जज होगी फैमिली कोर्ट्स की, कम से कम। अब इतनी औरतें ही नहीं थी, तो क्योंकि ये औरतें नहीं थी तो फिर उन्होंने ये कानून का हिस्सा बनाया कि 3 दिन वो एक ज़िले में बैठेगी और दूसरे 3 दिन एक और, इतवार की छुट्टी। तो उससे भी काफ़ी उनको ट्रैवलिंग और मतलब मुश्किलात पेश आती थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, बेहतरी है डेफिनेटली। और अब तो 2-2 जज लाजमी हो गए हैं ख़वातीन आई भी उसमें। तो इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करते रहें और ख़वातीन खुद अपने हुकूक़ के लिए हर वक्त कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये मेयार जो है बेहतर हो जाएगा ख़वातीन की जो स्टेटस पे आपने सवाल किया। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है कि पाकिस्तानी औरत को 75 सालों में पाकिस्तान की रियासत और माशरा कितनी हकीकी आज़ादी दे पाया है। इस सिलसिले में हमने अपनी गेस्ट ताहिरा हबीब को अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि विमेन एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। शी इज़ करंटली वर्किंग एज सीनियर मैनेजर आउटरीच एट द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान. It's my privilege that I have already worked with her for some outreach activities. ताहिरा इसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं और वो लिखती भी हैं। उनका कॉलम जो है वो हर हफ्ते शाया होता है वुमेन ऑन फोकस के नाम से। तो हम ताहिरा से अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करेंगे और उनसे उनकी ओपिनियन लेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इटसेल्फ ही एक क्वेश्चन है। तो ताहिरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का मुआशरा औरत को 75 ईयर्स में कितनी आज़ादी दे पाया है, और आपके नज़दीक आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच फारिया फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। आपने एक बहुत अहम मौजू जो है उसको चुना है आज के प्रोग्राम के लिए। तो उसमें सबसे अहम बात जो है 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, और क्या औरत जो है सही मानों में उसको वो आज़ादी और वो हैसियत और वो पोजीशन मिल सकी है जो कि एक इंसान की होती है, एक ह्यूमन बीइंग की होती है। तो आपने जो आज़ादी की डेफिनेशन की बात की, तो ये एक बड़ा मिसअंडरस्टूड सा लफ्ज़ है जब औरतों के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अगर किसी खातून को जो है तालीम की सहूलत हासिल रही और फिर उसने कोई मुलाज़मत कर ली, वो जॉब में आ गई, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ शी इज़ गोइंग थ्रू, उसको कह दिया जाता है कि ये खातून जो है ये प्रिविलेज्ड है, ये आज़ाद है, इसको हर फैसिलिटी जो है वो हासिल है। हालांकि मेरे नज़दीक आज़ादी जो है वो सिर्फ तालीम से नहीं आती। आज़ादी जो है वो सिर्फ आपको एक मुलाज़मत हासिल कर लेने से नहीं आती, बल्कि हमारे देहात की औरत, हमारे पहाड़ों पे रहने वाली औरत, हमारे शहरों में टाउन्स में रहने वाली औरत, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम सबकी आज़ादी की बात करते हैं कि क्या उनका स्टेटस जो है वो इंसान के तौर पे एक्सेप्टेड है, क्या वो उसी तरह फर्स्ट रेट इंसान समझी जाती है जैसा कि मर्द समझे जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज़ादी औरत को उस वक़्त हासिल होगी जब उसके पास सब चॉइसेस होंगी। उसके पास वो चॉइसेस होंगी जो कि एक इंसान को जब वो पैदा होता है उसी वक़्त ही उसको राइट्स की शक्ल में मिल जाती हैं। लेकिन किसी भी जहाँ, ये सिर्फ़ हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की बात नहीं है, बल्कि दूसरे मुआशरों में भी आप देखते हैं कि औरत को वो राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते, वो आज़ादी नहीं मिलती, वो चॉइसेस नहीं मिलती।
अगर हम इसको क्राइटेरिया समझ लें, जो कि बहुत लोग जो हैं वो कहते हैं कि फला खातून है वो तो मुलाजमत कर रही है, वो तो आज़ाद है, वो अपना अपना खुद कमा रही है, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो एक अहम जुज तो हो सकती है आज़ादी का, लेकिन ये ऑन द होल हम ये नहीं कह सकते कि अगर जो औरत मुलाजमत कर रही है वो आज़ाद है, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि बहुत ख़वातीन जो हैं, जो मेरी इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन है HRCP में, उसमें मेरे पास बहुत सी औरतें ऐसी आती हैं कि जो आउट ऑफ कंपल्शन मुलाजमत कर रही होती हैं, ये उनकी चॉइस नहीं होती, वो नहीं करना चाहती, वो अपने कुछ खानदान को सपोर्ट कर रही होती हैं, एंड येट दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स इन द फैमिली। तो मैं ये कहूँगी कि जब औरत जो है उसको चॉइसेस मिलेंगी, जब वो उसका स्टेटस जो है मर्द के बराबर होगा, ये इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी जब आएगी, तो उस वक्त ही हम कह सकेंगे कि औरत को आज़ादी हासिल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की कि औरतों के पास चॉइस होनी चाहिए, द फ्रीडम टू चूज़। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आज़ादी प्रोवाइड कौन करता है? किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है या मुआशरे की ज़िम्मेदारी है या इनफरादी लेवल पे किसकी ज़िम्मेदारी है इंश्योर करना कि औरतें पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी जो है उसको एक्सरसाइज कर सकें? देखिए, मैं भी इसमें तो आप देखें कि किसी भी मुल्क का जो आइन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो आइन है वो क्या इंसानों को उनके हकूक देता है। मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करूँगी, इंसानों के हकूक की बात करूँगी, और ऑफ कोर्स 49% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन हैं। तो हमारा आइन जो है वो तो ख़वातीन को वो हकूक देता है, उस आइन की किताब की हद तक तो वो हकूक हासिल हैं। फिर जब आप ये देखते हैं कि क्या वो ट्रांसलेट हुए कवानीन की शक्ल में, क्या ऐसे कवानीन जो हैं वो स्टेट ने बनाए, तो आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में ख़वातीन के हकूक के मुतल्लिक बेहिसाब कवानीन जो हैं वो बने हैं, और वो कवानीन ना सिर्फ बने हैं बल्कि उनमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। उसमें आप एक लंबी बहस है कि वो कवानीन क्यों बने, क्या कोई इंटरनेशनल ऐसे रिक्वायरमेंट्स थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या ये है कि कोई ऐसा स्टेट की तरफ से कमिटमेंट थी, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवानीन जो हैं वो माज़ वजूद में आए, फिर उनमें अमेंडमेंट्स भी हुई ताकि उनका जो सही मकसद है वो कानून बनाने का वो इंश्योर किया जा सके। तो उसके बाद आप देखते हैं कि कवानीन बन गए, लेकिन मुआशरे में वो अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को इन कवानीन के बारे में पता ही नहीं है। ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्दों को पता नहीं है, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, किसी एक कानून के बारे में एक सर्वे के मैं नताइज जो है रिसेंटली देख रही थी, तो उसमें जो जिन लोगों ने वो हकूक जो है औरत के लिए इंश्योर करने, उनको खुद को ही इल्म नहीं था कि ये कवानीन मौजूद है। तो उसमें एक एलिमेंट अवेयरनेस का आ जाता है कि कवानीन तो बन गए, लेकिन फिर उसमें ना तो जिनके लिए बने उनको उसका इल्म है जैसा कि होना चाहिए, और ना ही जिन्होंने वो उन हकूक को इंश्योर करना है, औरत को वो फ्रीडम्स देनी है, वो उनके इल्म में है। और फिर हम एक बहुत कॉमन सी एक बात है, हर वक्त हम कह रहे होते हैं, ये बातें हो रही होती हैं कि लॉज जो हैं वो बन जाते हैं, उनके रूल्स नहीं बनते, रूल्स बन जाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन इन सब बातों से बढ़ के जो बड़ी बात है, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, और जो है आइन भी आप औरत को जो है वो इंश्योर करता है उसके राइट्स को। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पाया जाता है वो समाजी रवैयों का है। अब आप देखिए कि हमारे पास रेप का लॉ मौजूद है, उस लॉ में अमेंडमेंट हुई है, उसमें स्ट्रिंजेंट लॉज जो हैं वो लाए जाने जा रहे हैं, पनिशमेंट्स को ज़्यादा सख्त किया जा रहा है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके कोई नताइज भी निकलें। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जिस वक्त मोटरवे रेप हुआ है, वो एक मशहूर उसको हाइप मिली इंटरनेशनली, उसको लोगों ने उस पर बात की, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो तकलीफ दे अमर था कि कानून मौजूद था, उसमें आइन कानून हर कोई विक्टिम के साथ थे, लेकिन जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे उन्होंने ही उसमें विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी।
तो उसमें ये एक वाक़े की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे पाकिस्तान से औरतों के केसेस आते हैं और उसमें ये फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, सारे केसेस औरतों के खिलाफ जो होते हैं वो, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो समाजी रवैयों का ही है। सबसे पहले जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो औरत जो है वो कहाँ जाती है? औरत फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं पुलिस ही होती है, और पुलिस का रवैया ये होता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसको घरेलू बात कह देंगे। अगर कोई फिजिकल वायलेंस है, कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस है तो उसको भी वो विक्टिम को यही नसीहत करते हैं कि तुम इसमें सुलह कर लो, तुम्हें देखो इसमें से कुछ हासिल नहीं होना, इसमें तुम्हारा फैमिली डिफेम हो जाएगी, इसमें तुम्हारे पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, ये केस हम अगर तुम्हारा फाइल कर लेते हैं, हम FIR काट देते हैं, ये अदालत में चला जाएगा। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। वो इतना गलत भी नहीं कहते, लेकिन बहरहाल ये है कि सबसे पहले तो डिस्करेजमेंट जो है वो वहीं पे मिल जाती है। तो जो समाजी रवैये हैं, पहले तो आप ये देखिए कि औरतें जो हैं उनकी मोबिलिटी कितनी है कि वो कहीं जाके, सबसे पहले उन्हें इल्म ही नहीं है कि रिड्रेसल के मैकेनिज्म्स क्या हैं। अगर कोई सी औरत को ये कोई बता देता है इधर उधर से, उसको पता चल ही जाता है, उसको खुद से इल्म होता है, तो फिर उसके बाद उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से इतनी डिस्करेजमेंट मिलती है और पूरे मुआशरे की तरफ से मिलती है। जो खातून अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है उसके लिए लॉ भी मौजूद है, उसको आइन भी कह रहा है कि ये तुम्हारा हक है, तुम अपना हक ले सकती हो, लेकिन मुआशरा जो समाजी रवैये हैं हमारे यहाँ वो सबसे ज्यादा डिस्करेज करते हैं औरत को, और उसकी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है वो मैं समझती हूँ कि यही नैरेटिव जो एक बिल्ड कर दिया गया है पाकिस्तानी मुआशरे में 75 सालों में, एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है वो एंटी वुमेन है, और वो जो औरत के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको इंश्योर नहीं करता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखी जाए तो वो स्टेट की भी है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी है, और पूरे माशरे में जो इदारे काम कर रहे हैं राइट्स के लिए, वेलफेयर के लिए लोगों की, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसका एक नैरेटिव है, उसको चेंज करने, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी कवानीन आप भले बना लें, जितना मर्जी आप उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म बना लें, ये एक हकीकत है कि अगर गुड गवर्नेंस होती है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो फर्स्ट इमीडिएट स्टेप लेने की ज़रूरत है वो यही है कि ये जो लॉज बने हुए हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाए, और उसके साथ साथ पैरेलल एफर्ट होनी चाहिए कि हम ये जो नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया गया है औरतों के जो हकूक़ हैं उनके ख़िलाफ़, और उसको जो औरत अपने हकूक़ की बात करती है उसको इस्लाम के ख़िलाफ़ उसको कहा जाता है कि ये इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है औरत, या कोई मर्द भी बात करता है औरत के हकूक़ की तो उसे कहा जाता है कि ये इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ है। जो ये नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया गया है, इसको चैलेंज करने की, इसको चेंज करने की जो उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल हैं, तो हमें मेरा ख़्याल है कि वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, बिल्कुल तायरा, आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो पूरी सिचुएशन को जो है वो एक्सप्लेन किया है। जैसा आपने अपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आज़ादी जो है वो बाहर आके काम करना जो है वो आज़ादी नहीं है। आप जैसे मुझे पहले भी बता रही थी कि आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान से कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं। आप प्लीज़ इस पे रोशनी डालें कि जो वर्किंग वुमेन है, उसके किस तरह के आपको मसाइल मोस्टली जो है वो सुनने को मिलते हैं। जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो जब काम करती हैं तो वो काम करने के लिए कहाँ जाती हैं? उसी मुआशरे में जाती हैं, और फिर उसी मुआशरे के किसी ऑफ़िस में उनको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, उनको इक्वल एम्प्लॉयी भी नहीं माना जाता, उनको वेजेस भी उतनी नहीं मिलती। तो आप इस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको किन चैलेंजेस का पाकिस्तान की सोसाइटी में सामना करना पड़ता है?
जी फारिया, मैं ये समझती हूँ कि वर्किंग वुमेन जो है उसको हमें लिमिट नहीं करना चाहिए टू दोज वुमेन हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस, बल्कि जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली औरतें हैं उनकी तादाद ऑफिसेज में काम करने वाली औरतों से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रिसेंट एक स्टडी है उसमें भी औरतें जो हैं तादाद में मर्दों से ज़्यादा काम कर रही होती हैं। अगर अब ब्रेक किलन पे हमने कोई 2016 में एक स्टडी की थी, तो उसमें जब एक मर्द एम्प्लॉई होता है ब्रेक किलन पे, तो उसकी सारी फैमिली जो है वो जो उसका डेली का टारगेट है वो पूरा कर रही होती है। तो एक्चुअली औरत भी काम कर रही होती है, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। तो वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है। फिर औरतें जो है होम बेस्ड जो वर्कर्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की औरत जो है वो तो बहुत बुरे से पिसी हुई है। उसकी वजह ये है कि उसको तो वेजेस जो हैं मिलते ही नहीं है। वेजेस जो है वो घर के मर्द को ही मिल रहे होते हैं। काम वो कर रही होती है उतना ही जितना के मर्द, उतने ही घंटे वो काम करती है। यानी फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करना चाहता हमारा माशरा। जी, आप ये देखिए कि इन सम केसेस हमें किलन्स पे लोगों ने बताया कि जी मेरा तो खामद बीमार है इसलिए मैं ही करती हूँ काम, लेकिन चूंकि खाते पे नाम चढ़ा हुआ है मेरे खामद का, तो मैं और मेरे बच्चे जो काम करते हैं उसकी उजरत उसको मिलती है। वो उजरत और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग वो करता है कि वो पैसे कैसे खर्च करने। अगर हम बात करते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में औरतें काम कर रही हैं, जो ऑफिस में काम कर रही हैं, तो वहां पे भी औरतों को कई जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये आपने हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात की, तो हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि औरतें जो हैं वो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको रिपोर्ट नहीं करती। हमारे पास 2010 से लॉ मौजूद है, लेकिन औरतें रिपोर्ट नहीं करती। वो हमें कहती हैं कि आप कोई ऐसा तरीका करें कि ये हैरेसमेंट खत्म हो जाए। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर खवातीन ये रिपोर्ट करती हैं कि उनके साथ हरेसमेंट हो रही है वर्क प्लेस पे और वो आइडेंटिफाई करती हैं कि हु इज द हरेसर, तो फिर इनवेरिएबली उनकी जॉब खत्म हो जाती और उनके ऊपर केसेस बना दिए जाते हैं। अब विदाउट नेमिंग एनीवन, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक बैंक में काम करने वाली खातून जो है, जब उसने उसके पास क्लियर एविडेंस मौजूद था हरेसमेंट का, जब उसने वो केस फाइल किया तो ना सिर्फ ये है कि उसको नौकरी से हाथ धोने पड़े, उसको उस पे कोई और नेग्लिजेंस का केस बना के उसको निकाल दिया गया, बल्कि बैंक ने जो उसने कुछ अर्सा पहले लोन लिया था हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, जिससे वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर चुकी थी, अब उसकी चूंकि सैलरी नहीं थी उसमें से डिडक्ट नहीं हो सकता था, तो उससे उन्होंने बैंकिंग कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया कि ये डिफॉल्टर है, ये पैसे नहीं वापस कर रही। अब लॉजिकली स्पीकिंग जिसके पास सैलरी नहीं है वो पैसे कहाँ से वापस करे, लेकिन उसको इतना ज्यादा इस चीज पे पनिश किया गया कि उसके इर्द गिर्द रहने वाली औरतें अगले 10 साल तक जुर्रत नहीं करेंगी कोई केस फाइल करने। और घर में उनको कोई रिकग्निशन भी नहीं मिल रही होती कि अगर हस्बैंड जो है या फादर है या ब्रदर है वो सिर्फ अर्न करता है तो उसको वो रिकग्निशन मिलती है, जो कि ये औरत जो अर्न भी कर रही है, उसके साथ घर भी रन कर रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है, बच्चों को पाल भी रही है, उनको पढ़ा भी रही है, तो उसको वो रिकग्निशन भी नहीं मिलती। आपने बहुत अच्छी बात की है कि समाजी रवैये जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है एंड देयर शुड बी अ चेंज ऑफ नैरेटिव। आप क्या सॉल्यूशंस पेश कर सकती हैं इस सिलसिले में कि किस तरह से हम ये नैरेटिव जो है माइट नॉट टेक अस लाइक 5 years और 10 years बट शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, पर हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ये मुआशरती रवैये जो हैं इनको चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स हाउ वी लुक एट वुमेन इन आवर सोसाइटी। जी, महविश आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि समाजी रवैये जो है ना उनकी तब्दीली कोई ओवरनाइट काम नहीं होता, इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है और जितनी भी आप फोकस्ड एफर्ट्स करें फिर भी ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है पेट्रियार्कल सेटअप को डीपन करने के लिए, और वो जो नैरेटिव है, जो वो बयानियां है, उसको चैलेंज करने और फिर उसके एज अपोज टू दैट एक नया नैरेटिव बिल्ड करना, ये बड़ा लॉन्ग टर्म काम है। लेकिन इसके ऊपर काम शुरू होगा तो इसमें कोई तब्दीली आएगी, इसमें कोई बेहतरी आएगी। तो उसमें मेरे ख्याल में तो हमें 2 चीज़ें करने की इमीडिएटली ज़रूरत है बहुत,
जल्दी से करने की ज़रूरत है। एक बात तो ये है कि ये जो नैरेटिव पेट्रियार्कल सेटअप का बना हुआ है, उसमें औरत मर्द जो है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ कुछ सर्टेन फैक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, उन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ है। वो यहाँ कहा जाता है कि औरत के हकूक़ की बात हुई ही नहीं, तो सबसे पहले होता है कि ये एंटी इस्लाम है, ये इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम का वैल्यू सिस्टम ये नहीं है, ये और उसको इतना ज़्यादा दोहराया गया है, इतना ज़्यादा दोहराया गया है कि अनकॉन्शियसली हर बंदे के दिमाग पे इसका कोई ना कोई असर ज़रूर है। और ख़ास तौर पे जो हमारी अनएजुकेटेड क्लास है, जो कि ज़्यादा नंबर तो उन्हीं लोगों का है ना, तो वो इसके ज़ेरे असर हैं। अब उसके बरअक्स अगर कोई उसको चैलेंज करता है, उसको ये मसाइल दरपेश होते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसे मौजूद हैं मटीरियल्स कि हम जिसकी बुनियाद पे एक दूसरा नैरेटिव बिल्ड कर सकें? कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कि इस्लाम और इंसानी हकूक़ जो हैं, उनको का जो रिलेशनशिप है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उस पर रिसर्च की है, काम किया है। एक डॉक्टर रफ़त हसन हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनका सारे का सारा काम इसी पे बिल्ड करता है कि कुरान जो है, वो औरत को वो सारे हकूक़ देता है जिसको कि मुआशरा डिनाई कर रहा होता है। जी, बिल्कुल ताहिरा, आपने ये एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे ये बात बहुत मेरे दिल को लगी है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो कि प्रोग्रेसिव रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनके काम को हमें आगे लाना चाहिए। और मैं ये सब औरतों को भी ये कहूँगी कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और खुद से इस चीज़ की तहकीक करें कि हमारा मज़हब एग्ज़ैक्टली कहता क्या है, उसकी क्या तालीमात हैं। आपने डॉक्टर रफ़त हसन की जो है वो एग्ज़ाम्पल दी, तो मैं ये चाहूँगी कि आप इस बारे में थोड़ा-सा और हमें गाइड करें कि अगर कोई हमारा व्यूअर या कोई ख़ातून इसके बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहें, क्योंकि औरतों के हवाले से जो इस्लाम की तालीमात हैं, उसे बहुत गलत अंदाज़ में जो है वो इंटरप्रेट किया गया है। हम सबके पास ये नॉलेज होना चाहिए ताकि हम जब मज़हब के नाम पर औरत को घर में बैठने का, या ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करती हैं, वो एंटी इस्लाम हैं, या ये कि वो एक मग़रिब की एक एजेंडा है। तो हमारे पास इतने लॉजिक्स होने चाहिए कि हम उसको डिफेंड कर सकें और उनसे बात कर सकें। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि इसके हवाले से और कितनी स्टडीज़ हुई हैं? कुछ आप हमें रेफरेंसेस दें ताकि हम इसके बारे में स्टडी कर सकें। जी फारिया, जो मैंने बात की थी स्कॉलरली वर्क की, तो वो इस वक्त की ज़रूरत है कि जब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि ये जो ख़वातीन बात हैं या मर्द बात करते हैं वुमेन राइट्स की, तो वो इस्लाम के वैल्यू सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। और जो स्कॉलर्स जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ये वुमेन राइट्स और इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही पेज पर हैं, तो उनके काम को लेकर जैसे डॉक्टर रफ़त हसन हैं, अस्मा बरलास हैं, अल्लामा गामदी का जो प्रोग्राम है आप वो भी देख सकती हैं, उनकी राइटिंग्स को भी आप देख सकते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, लेकिन बात ये है कि उनका काम किसी यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद है और उसको उस लेवल पे जो है अवेयरनेस उसके बारे में नहीं क्रिएट की जा रही जिस लेवल पे एक पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है उसका जो कह लें बयानिया है, उसको जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है, उस पर बहुत मेहनत हो रही है, इस पर मेहनत नहीं हो रही। देयर इज टाइम नाउ कि हम पूरी दुनिया से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कि एक ट्रू पिक्चर जो है वो पेश की है औरतों के हकूक़ की और इस्लाम के साथ के हवाले से इस्लामिक वैल्यूज़ में जो जैसे औरतों के हकूक़ हैं उसको हम जो है फैलाएं, और उसके साथ साथ नई रिसर्चेस होने, नया स्कॉलरली वर्क होने की भी ज़रूरत है। और इससे ये विंडो ओपन होगी कि जब लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी तो वो फिर खुद से भी इस पर रिसर्च करेंगे। अभी तक
जो अदर ऑप्शंस हैं ना लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है। अभी उनको एक ही बात जो है बार बार बताई जाती है और पढ़ाई जाती है। तो अब हमें वो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर अपनी एडवोकेसी और लॉबिंग जो है उसकी एफर्ट्स में हमें उसको शामिल करना चाहिए। जहाँ सिलेबस में वो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए। और इसको हमें बार बार कहने की ज़रूरत है, बार बार इस पे हर लेवल पे, हर सतह पे, हर मौजू पे जब बात हो रही हो तो हमें वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी देना चाहिए, ताकि लोगों के पास इसका आर्ग्यूमेंट हो। लोगों को ने जो एक ब्लाइंडली एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, जब आप अगर बात करें किसी से कि ये जो बात करते हैं कि हाँ जी जो भी औरतों के हकूक की बात करती है या जो मर्द बात करता है वो इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है, तो जब आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें तो बस आर्ग्यूमेंट कोई नहीं होता। लेकिन वो इतना ज्यादा हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ये चीज जो है वो डीप डाउन जा चुकी है कि उसको एरेडिकेट करने के लिए हमें सिस्टमैटिकली दूसरा नैरेटिव देने की, इन लोगों की जो रिसर्चेस हैं उनको आम करने की और नई रिसर्चेस होने की, और इसको अपनी उसका जो कैंपेन है आपकी या आपकी लॉबिंग है, आपकी एडवोकेसी है, उसका हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। हम इसको स्टैंड अलोन नहीं कर सकते कि हम कहें कि उसको हम इग्नोर कर दें और उसके साथ हम एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका एक काउंटर जो नैरेटिव है वो कैसे लाया जा सकता। कि ये तो इस्लामी इक़दार है, जो औरत को इनहेरिटेंस का राइट देता है वो इस्लाम है। जो औरत को कि ये सारे जो हकूक हैं, क्योंकि हम एक उस मुआशरे में रहते हैं जिसमें ये बहुत डीपन है, बहुत रूट्स इसकी गहरी हैं इस बात की, इस सोच की कि ये इस्लामिक वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है। तो हमें भी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर कि हम उसको चैलेंज करें, उसको क्लैरिफाई करें और इसको इतना बार बार जो है मुख्तलिफ लेयर्स में इस पे काम करने की ज़रूरत है। देखने में ये आया है कि औरतें जो हैं वो उनकी मेंटालिटी बहुत बदल रही है, जबकि मर्द चाहे वो पढ़ लिख भी जाएं लेकिन वो अपनी माँ का जो रोल था उसी को आइडलाइज करते हैं, या अपनी दादी का जो रोल था वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि औरत अब जो है वो घरेलू कामों से बढ़कर भी कुछ कर सकती है या करना चाहती है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम कैसे कोएग्जिस्ट करें इस मेंटालिटी के साथ? देखिए, जब हम बात करते हैं ना समाजी रवैयों को बदलने की और एक नैरेटिव को चेंज करने की, और हम सिलेबस को चेंज करने की, मीडिया पे जो है कि जेंडर बायस को ख़त्म करने की, तो हम उस वक्त सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहे होते, हम उस वक्त मर्दों की मेंटालिटी भी तो बदल रहे हैं ना। अब ये जो स्टीरियोटाइप रोल्स हैं हमारी किताबों में हैं, तदरीस की किताबों में, निसाब में हैं, हमारे टीवी पे हर वक्त दिखाए जा रहे होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पब्लिक टीवी है या प्राइवेट ओन टीवी है, उस पे दिखाए जा रहे होते हैं। आपके सोशल मीडिया पे वही उन्हीं रोल्स को परपेचुएट किया जा रहा होता है। तो हम जब उसमें तब्दीली की बात करते हैं तो हम सिर्फ उससे औरतों की तब्दीली की बात तो नहीं ज़हन की बात कर रहे हैं, हम मर्दों की भी कर रहे हैं। पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो औरतों का भी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये शायद आपको जान के हैरानी हो कि साउथ पंजाब में जब ऑनर किलिंग के जो केसेस होते हैं उसमें जिरगे में बैठे हुए मर्द फैसला करते हैं कि इनको खातून को बेच दिया जाए या इस खातून को कत्ल कर दिया जाए, उसने शी हैज ब्रॉट सो कॉल्ड डिसऑनर टू द फैमिली। तो उसमें वहाँ की खवातीन जो हैं, घर की जो खवातीन होती हैं, उनका भी मेंटालिटी कोई डिफरेंट नहीं होती, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही होती हैं और वो भी, उनको भी ये ख्याल होता है कि यही फैसला होना चाहिए था। तो ये बात पेट्रियार्कल सेटअप माइंडसेट जो है वो दोनों तरफ है, औरतों का भी है, मर्दों का भी है। तो इसलिए जब हम एक मुआशरे में तब्दीली की बात करते हैं, जैसे मैं भी कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म है ये, इसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत लॉन्ग टर्म है। इसको आप अपने घर से शुरू कर सकती हैं कि फारिया अपने बेटे और बेटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दें और इक्वल चॉइसेस भी दें। तो वो वहाँ से एक तरबियत जो है वो शुरू होगी। और फिर जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम औरतों के लिए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे
कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनकी जो जेंडर की वजह से जो उनको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें वो ना करनी पड़े, तो उसमें ये जो तब्दीली है ये दोनों के जहनों में आएगी। और ये जो आप बात कर रही हैं कि ज़्यादा ख़वातीन पढ़ लिख रही हैं और उनकी जहनों में जो तब्दीली आ रही मर्दों में उस लेवल पे नहीं आ रही, ये मैं आपसे एग्री करती हूँ कि शायद उस लेवल पे नहीं आ रही क्योंकि वो एक इंजॉयबल सिचुएशन में है ना, तो उसको क्यों चेंज करना चाहेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अभी बहुत जो यंग लड़के हैं उनके जहन में ये तब्दीली आ रही है और आ चुकी है। आपने देखा होगा औरत मार्च में बड़ी तादाद में लड़के जो हैं वो भी सपोर्ट करने के लिए आए और उन्होंने भी वो जो है प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे और उन्होंने ना सिर्फ ये है कि वहाँ पे विजिबिलिटी थी उनकी, उन्होंने विजिबल सपोर्ट दी, बल्कि उन्होंने इसकी औरत मार्च जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत हिस्सा लिया। तो तब्दीली आ रही है लेकिन जैसा कि हम चाहते हैं उस लेवल पे नहीं है और उसके लिए उतनी एफर्ट भी नहीं हो रही और समाजी रवैये बहरहाल टाइम लेते हैं तब्दील होने में। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? मे बी अभी 75 साल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि औरत उस हिसाब से आज़ाद नहीं है, बट जब 100 साल की हम एनिवर्सरी मनाए पाकिस्तान की तो हालात बेहतर हो चुके हैं उस वक्त तक। आई एम वेरी होपफुल कीपिंग इन व्यू जो हमारी यंग लड़कियां, यंग जनरेशन है, लड़कियां हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, तो उनमें मैं तो एक जो एजुकेटेड लॉट है उनमें वाज़ह तब्दीली देखती हूँ। और वेदर यू लाइक इट और नॉट, हमारे ये जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे ही लीडरशिप निकलती है मुख्तलिफ शोबों की, नॉट द पॉलिटिकल लीडरशिप, बाकी जो सारी लीडरशिप है वो इन शोबों से निकल रही होती है। तो अगर उनकी सोच में तब्दीली आ रही है तो आई एम वेरी होपफुल के अगले 25 सालों में तो मैं बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीली देखती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, अनअवेयर है। वहाँ पे जो है कुछ ऐसी फोर्सेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं जो ख़वातीन की जो हकूक़ हैं और जेंडर की जो इक्वालिटी है उसको ऑन पर्पस अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में वायलेंस सिर्फ अगेंस्ट वुमेन ही नहीं है, जनरल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हमने पीस प्रोसेस को आगे लेके जाना है तो हमें इस पे काम करना होगा। और आई एम क्वाइट होपफुल कि हमारा जो एजुकेटेड यूथ है वो तो बहुत अवेयर है ऑफ द फैक्ट कि एक पीसफुल प्रॉस्परस मुआशरे के लिए जेंडर इक्वालिटी जो है उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और आई सी मेनी ऑफ देम एटलीस्ट इन बिग सिटीज़ वर्किंग ऑन दैट, लड़के भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी वैदिश, आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा रहा। ताहिरा ने भी हमें काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ बताई। ज़ाहिर वो एक्सपर्ट हैं और उनका मैसेज से इंटरेक्शन होता है, हर तरह की ख़वातीन से वो इंटरेक्ट करती हैं। उन्होंने हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताया और मुझे उनकी ये जो उन्होंने स्कॉलर्स के हवाले से बात की, मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी और मेरे ख्याल में इस पर काम होना भी चाहिए। और वी आर प्रिविलेज्ड कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो ख़वातीन हैं या पूरी सोसाइटी को ऐसी स्टडीज़ के बारे में पता चला और ये कि लोग उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और ये कि जैसा उन्होंने भी कहा और हमने भी ये चीज़ फाइंड आउट की कि हमें एज अ सोसाइटी अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। बस एक ये हमारी कोशिश थी, पहला प्रोग्राम था और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते जो है वो एक नया टॉपिक लेकर आएँ जिसमें हम समझते हैं कि हमें ऑडियंसेस को अवेयर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी हमारे समाजी मसाइल हैं और ऐसे मसले हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकें अपने प्रोग्राम के थ्रू तो और एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकें उन लोगों से जो सजेशंस हैं इस बारे में, तो हम ज़रूर आगे वाले प्रोग्रामों में भी कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फारिया एंड आई होप कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share it further as well. We hope कि हम आपके लिए फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आएं। And like it. And like it, give it a thumbs up.